हेलो दोस्तों, स्वागत है आज दूसरे वीडियो में। पहले वीडियो में हमने एक ही क्वेश्चन डिस्कस किया था, इसमें दूसरा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 3-4 बार पूछा गया है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से देखिए, अटेम्प्ट करिए पहले ही। तो हम सबसे पहले ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है? एक मोटर बोट जिसकी स्तर जल में चाल 24 किलोमीटर पर आवर है, 32 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि अनुकूल क्या है, प्रतिकूल क्या है। ठीक है, तो अनुकूल आज हम देखते हैं। अनुकूल का मतलब, प्रतिकूल का मतलब क्या होता है। देखिए, अगर मान लीजिए कि आप पढ़ने जा रहे हैं साइकिल से और हवा चल रही है। ठीक है, साइकिल से आप कहाँ जा रहे हैं? पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, और हवा चल रही है। हवा इधर से इधर, जिस ओर आप चला रहे हैं साइकिल, अगर मान लीजिए साइकिल से आप इधर जा रहे हैं और हवा भी पीछे से इधर जा रही है। ठीक है, तो आपको साइकिल चलाने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, बल्कि बहुत अच्छा लगेगा, कम मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर हवा इस दिशा में जाए, इसी दिशा में हवा अभी भी चल रही है, लेकिन आप स्कूल से वापस आ रहे हैं, स्कूल से साइकिल लेकर वापस आ रहे हैं, तो अब ज़्यादा मेहनत यहाँ पर लगेगा। पहले जब चलाते थे तो पहले कम मेहनत लगता था, अब ज़्यादा मेहनत लगेगा। ठीक है, अब अगर हवा की उल्टी दिशा में साइकिल चलाना स्टार्ट करेंगे तो आपका जो चाल है बहुत धीमा हो जाएगा, आपका ज़्यादा ताकत आपको लगानी पड़ेगी। आई होप आपको अनुकूल प्रतिकूल का मतलब समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक कोई मोटर बोट है जिसके स्तर जल में चाल 24 किलोमीटर पर आवर है। जब पानी रुका हुआ है, पानी बह नहीं रहा है, तब उसकी चाल कितना है? 24 किलोमीटर पर आवर है। मान लो कि एक नदी है, इसमें एक मोटर बोट है, ये हमारे पास मोटर बोट है। ठीक है, ये जब नदी रुकी हुई है, नहीं बह रही है, तो इसका स्पीड है 40 किमी पर आवर। ठीक है, लेकिन क्या बोला? अब 32 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जानिब, जब धारा पानी बह रही है, धारा बह रही है, अब तब 32 किलोमीटर ये धारा के प्रतिकूल जाता है। मान लो कि धारा इधर से बह रही है, इधर की ओर। नदी किधर बह रही है? इधर से इधर की ओर। ठीक है, हम किधर जा रहे हैं? इधर से इधर जा रहे हैं, प्रतिकूल दिशा में। यानी अगर हम धारा के उल्टी दिशा में जाएंगे तो हमें ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, तो इसको बोलेंगे प्रतिकूल दिशा। ठीक है, तो कह रहा है कि 32 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है। इसका कहने का मतलब है कि साइकिल वाले एग्जाम्पल से समझते हैं। आप स्कूल जाते हैं तो जब आपकी दिशा में हवा चल रही होती है तो कम समय लगेगा, लेकिन जब प्रतिकूल दिशा में हवा चलती है तो पहले स्कूल से घर जाने में कम समय लगेगा। घर से आप घर थे, स्कूल गए, हवा आपकी दिशा में जिस ओर आप जा रहे थे उसी ओर चल रही थी, तो क्या हुआ? आप जल्दी स्कूल पहुंच जाएंगे। लेकिन जब उल्टा हवा आपको रोकेगा हवा, तो क्या होगा? आप लेट में घर पहुंचेंगे, स्कूल से घर लेट में पहुंचेंगे, स्कूल से घर लेट में पहुंचेंगे। ठीक है, तो क्या होगा कि आपका यहाँ पर ज़्यादा समय लगेगा। जब प्रतिकूल होगा तो ज़्यादा समय लगेगा, अनुकूल होगा तो कम समय लगेगा। ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन को आगे समझते हैं। 32 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेता है। यानी कि धारा के प्रतिकूल जाने में अगर समय 10 घंटा लगता है, तो अनुकूल जाने में ये कितना है? प्रतिकूल जाने में 10 घंटा लगता है, तो अनुकूल जाने में 1 घंटा कम लगेगा, अनुकूल में। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, अनुकूल प्रतिकूल क्या क्या चक्कर है, मतलब समझ में आ ही गया होगा अब। ठीक, अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं। जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेता है, धारा की चाल ज्ञात करो। अब जिसका चाल हमें ज्ञात करना है उसको मान लेते हैं x है। माना धारा की चाल x किमी पर आवर है। ठीक है, धारा की चाल x किमी पर आवर है। तब
24 किलोमीटर पर आवर की चाल से धारा के प्रतिकूल 32 किलोमीटर जाने में लगा समय, ठीक है। समय, यहाँ से समय क्या हो जाएगा, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। दूरी कितना है, यहाँ पर हम दूरी हमको कितना बताया गया है, 32 किलोमीटर जाना है। चाल कितना होगा, धारा के प्रतिकूल जा रहे हैं तो हमें एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा, यानी हमारी चाल कम हो जाएगी। तो पहले कितना था चाल, पहले चाल था 24 किलोमीटर पर आवर, लेकिन धारा की चाल x है तो x कम हो जाएगी, ठीक है। समय ज़्यादा लगेगा यहाँ पर, ये समझ में आया होगा आई होप आपको। 24 किलोमीटर की चाल से धारा के प्रतिकूल 32 किलोमीटर जाने में लगा समय, 32 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाता है। और क्या कहाँ जाता है, और 24 किमी पर आवर की स्पीड से मतलब चाल सेम रहता है। 24 किमी पर आवर की चाल से धारा के अनुकूल, अब की धारा की दिशा में जा रहा, धारा के अनुकूल 32 किलोमीटर जाने में लगा समय, 32 किमी जाने में लगा समय। अब की कितना समय लगेगा, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, मतलब समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। दूरी कितना है 32 किमी, दूरी कितना है 32 किमी, चाल कितना है हमारा 24 तो पहले से था, लेकिन अब अनुकूल जा रहा है तो चाल जो है उसका बढ़ जाएगा। नदी की दिशा में जा रही है तो चाल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इतना हो जाएगा यहाँ पर 24 + x। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब लिखते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार हम क्या करेंगे, प्रश्न के अनुसार कि 32 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाता है और 32 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाता है, तो जितना प्रतिकूल जाता है उतने से 1 घंटा कम अनुकूल जाने में लगता है, ठीक है। जैसे कि हम बताए थे ये वाला एग्जाम्पल कि प्रतिकूल जाने में, अगर मान लो आपको साइकिल से घर से स्कूल जाने में अनुकूल है तो कम समय लगेगा, 9 घंटा लग गया। लेकिन प्रतिकूल है, अगर हवा आपको रोक रही है तो प्रतिकूल हो जाएगा तो समय ज़्यादा लगेगा, 10 घंटा हो गया। तो प्रतिकूल में ज़्यादा समय लगता है तो 1 घंटा अधिक लेती है, यानी कि प्रतिकूल में लगा समय कितना है 32/24 - x। m1 में से इसमें से अनुकूल में लगा समय कितना है 32 - 24x, 24 + x, ठीक है। ये घटा देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, 1 घंटा बचेगा कि नहीं, ये समझ में आया कि नहीं। प्रश्नानुसार अनुकूल से समय कम लग रहा है, प्रतिकूल से ज़्यादा लग रहा है, तो प्रतिकूल में से अनुकूल का घटाएंगे तो 1 घंटा अधिक लेती है, 1 घंटा आ गया हमारे पास। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ से 32 पहले कॉमन ले लेंगे, ठीक है। 32 हम यहाँ से जब कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 1/24 - x, ठीक है, -1/24 + x, ये बराबर हो जाएगा 1 के, ठीक है। अब इसको आराम से सॉल्व करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। 32 जैसे परिमेय संख्या सॉल्व करते हैं, इसका गुणा इसमें क्या हो जाएगा 24 + x, इसका गुणा इसमें क्या हो जाएगा -24 + x। ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हमने 24 को इधर मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर माइनस है तो -24 हो जाएगा, और -x रहेगा तो -x एक आगे माइनस मल्टीप्लाई में होगा तो +x हो जाएगा, ठीक है। अब इसका गुणा कर देंगे नीचे वाले का इसका परिमेय संख्या सॉल्व कर रहे हैं तो a² - b² का सूत्र लगा देंगे तो 24 का स्क्वायर - x², ठीक है, बराबर हो जाएगा 1 के। यहाँ पर 24 से 24 देखिए प्लस माइनस में कट जाएगा, 32 गुणे ऊपर 2 बचेगा, नीचे कितना बचेगा 24 से होता है 576 - x² बराबर 1, ठीक है।
अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा, एक इसमें ये वाला सबका गुणा इस एक में कर देंगे, इन सब का गुणा, ठीक है। तो करेंगे तो क्या हो जाएगा, 32 गुना कितना होता है 64 बराबर यहाँ पर 2 यक्स है, सॉरी 2 यक्स, ठीक है, ध्यान नहीं दिया मैंने। 64 यक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 576 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अभी इसको इधर लाएंगे, इसको इधर लाएंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस में, तो यहाँ अगर प्लस में हो जाएगा, और यहाँ पहले से 64 एक्स है ये है, तो 64 एक्स यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर 576 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में जाएगा 576 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब इसको सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस को मैंने गुणनखंड करना बताया है। अब आइए इसका गुणनखंड विधि से सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है। तो ये 576 को हम जानते हैं क्या, हमें ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है जिनको जोड़ने पर 64 आए और गुणा करने पर -576 आए, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं, स्पेस देखिए। अगर आपको गुणनखंड नहीं आता है तो आप भी समझ लीजिए। हमें ऐसी दो संख्या ढूंढनी होती हैं जिनको जोड़ने पर ये वाली संख्या आनी चाहिए और गुणा करने पर ये वाली, चिन्ह सही है, ठीक है। तो जोड़ने पर क्या आनी चाहिए, +64 कब आना चाहिए, जोड़ने पर, ठीक है। और -576 कब आना चाहिए, गुणा करने पर। यानी दो संख्या ऐसे ढूंढनी है जिनको जोड़ने पर +64 आए, गुणा करने पर -576 आए। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं दो संख्याओं को जोड़ने पर धनात्मक संख्या मिल रही है और उनका गुणा करने पर ऋणात्मक संख्या मिल रही है। तो उनमें से जाहिर सी बात है कि एक संख्या क्या होगी, धनात्मक होगी और एक ऋणात्मक होगी, तभी तो गुणा करने पर माइनस में आएगा। और हाँ, यहाँ पर जोड़ने पर, उन दो संख्याओं को जोड़ने पर +64 आ रहा है, यानी बड़ी वाली संख्या धनात्मक होगी, छोटी वाली संख्या ऋणात्मक होगी। इतना तो हमको पता चल गया। अब देखते हैं कि वो क्या हो सकती है। तो देखो 576 को हम क्या लिख सकते हैं, 24 × 24 लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है, लिख सकते हैं। 24 से कितना होता है 576, लेकिन 24 में से 24 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। या 24 में से 24 को जोड़ेंगे तो 48 हो जाएगा, एक माइनस में लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से 3 निकाल लें, 3 निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 तिहाई 24, 8 तिहाई 24, 3 यहाँ से निकाल के इसको दे रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, 3 चौक 12 और 3 दूनी 6, 1 7। 8 × 72 कितना होता है, ये 24 × 24 576 होता है, ये भी 576 ही होगा, ठीक है। और 8 और ये इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 64 बच रहा है कि नहीं। तो हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि छोटी संख्या को 8 को नेगेटिव ले लिए तो हमको मिला 576, और -8 + 72 कर रहे हैं तो कितना मिल रहा है, 64 मिल रहा है। यानी हमारे पास एक संख्या -8 है और एक संख्या 72 है, ठीक है। तो 64 को हम क्या लिखेंगे, x² माइनस +72x माइनस 8x माइनस 576 बराबर 0, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको। यहाँ से x हम कॉमन ले लेंगे, x + 72 -8 यहाँ से कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन यहाँ से लेंगे तो यहाँ से भी माइनस कॉमन हो जाएगा। 8 यहाँ से कॉमन लेंगे, यहाँ पर बचेगा x, प्लस यहाँ से 8 भाग करेंगे तो 8 × 7 = 56 और 8 × 2 = 16, 8 बराबर 0 के। यहाँ से x + 72 दोनों में सेम है, x + 72 यहाँ भी है तो इसको कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा x + 72 जब कॉमन लेंगे और यहाँ से बचेगा -8 बराबर 0। तो x बराबर हो जाएगा -72 km/h, एक इससे इस वाले ब्रैकेट से, और इस वाले ब्रैकेट से हो जाएगा x बराबर 8 km/h, ठीक है। तो नेगेटिव वाला हम नेगलेक्ट कर देंगे। क्यों नेगलेक्ट करेंगे, क्योंकि चाल जो होती है ऋणात्मक नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती, बेग नहीं है ये, ठीक है, चाल है। बेग ऋणात्मक हो सकता है लेकिन चाल कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 8 km/h। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको समझ में आया तो एक लाइक ज़रूर करें, ठीक है। जय हिंद, धन्यवाद।